मित्रों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और लंबे इंतजार के बाद, आरक्षित वर्ग के लंबे इंतजार के बाद 18 नवंबर को एक बड़ी सुनवाई हुई है, लगभग पौने 2 घंटे की। जस्टिस दत्ता की बेंच में मामला है। याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं अभिषेक सिंह तोमर, उनका क्या मानना है इस केस के बारे में, इस पर मेरी उनसे बात हुई, वो मैंने आपके सामने रखी। आरक्षित वर्ग के वकील जो है पुष्कर शर्मा जी, उनका क्या मानना है, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं, उनसे बातचीत जो हुई वो भी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन याचिकाकर्ता जो है आरक्षित वर्ग के लिए, जो अलग-अलग स्टेजेस पर इस केस को लड़ते रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी के लिए लगातार जाते रहते हैं, भास्कर सिंह, पहले भी हमारी इनसे बात हो चुकी है, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। भास्कर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जब सर। आखिरी बार मेरी आपसे बात हुई थी, तो उस वक्त ये पहली लंबी सुनवाई नहीं हुई थी और आप लोग चाहते थे कि राज्य सरकार के जो वकील हैं, वो अगली सुनवाई में मौजूद रहें। तो अब वो सुनवाई हो गई है, पौने 2 घंटे तक वो सुनवाई चली 18 नवंबर को। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो यही है कि उस दिन की सुनवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? एक बात। और दूसरी बात ये कि राज्य सरकार के वकील आपको कहीं दिखाई दिए उस दिन आसपास? जी बिल्कुल भाई साहब, जो पिछली सुना ये हम लोग प्री प्लान थे और जहां तक मुझे पहले से ही पता था कि जब तक इस केस की सुनवाई प्रारंभ नहीं हो जाएगी सही प्रकार से, तब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने नहीं जाएगी। तो जब इस डेट पर 2 बजे से सुनवाई के लिए केस लिस्टेड था, तो सब प्री प्लान करके गए थे जो सरकार की तरफ से थे और जो लोग इफेक्टेड हैं इस ऑर्डर से, उनका पूरा प्लान था कि कहीं ना कहीं इसको पहले भागा जाए, कि अभी तक 1 साल से ये मैटर लटका हुआ है और आज किसी तरीके से डेट लेकर के यहाँ से भागेंगे तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो और हैस होंगे और मैटर 1-2 साल के लिए और लिंगरान हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी करी थी। इसी वजह से सरकार की तरफ से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ और जो जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी फाइल करी है, उन लोगों ने कहा कि हुजूर अभी सरकार की तरफ से कोई भी काउंटर एफिडेविट नहीं आया है, सरकार का कोई पक्ष नहीं आया है, तो जब तक सरकार का पक्ष ना आ जाए तब तक कि इस मैटर को फिर से पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे डेट बढ़ा दी जाए, तो हम लोगों के लिए सही रहेगा। तो वहां पर हमारी तरफ से अपोज हुआ कि जब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे, तो उन्होंने 7 पेज में और 7 दिन के अंदर ये कहा था कि हर जो पक्ष है वो अपना रिटन सबमिशन कोर्ट के सामने फाइल कर दे, ताकि अनावश्यक देरी इस मुकदमे में ना हो। लेकिन 7 दिन के बजाय 7 पेज में जो रिटन सबमिशन उनको फाइल करना था, आज 1 वर्ष हो गया सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं फाइल किया गया, जिसका हम लोगों ने अपोज किया, जिसके कारण कोर्ट ने कहा कि मैंने टाइम फिक्स किया है 2 बजे से, तो अब मैं विस्तार से इस मैटर को सुनूंगा और किसी को भी कोई एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा। और सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर 2 धड़े हैं, एक आरक्षित और दूसरा अनारक्षित। तो ये सरकार के 2 हाथ हैं, तो वो किसी के साथ खुल के नहीं आ सकती है, ना आरक्षित वर्ग के साथ आ सकती है और ना अनारक्षित वर्ग के साथ आ सकती है, क्योंकि अगर एक पक्ष के लिए वो प्रेम दिखा देगी तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। तो ये सब राजनीतिक दशा है, इसलिए जो भी होगा वो कोर्ट में, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ओरल में ही ऑन डाइस जो भी बोलना होगा उसको बोलेगी, लिखित में वो कुछ नहीं कहेगी। अगर लिखित में ही देना होता, सबमिशन देना होता, तो जब 1 वर्ष हो गया, जब चीफ साहब ने ऑर्डर किया था सबमिशन के लिए, तो अब तक फाइल कर दिया होता। अच्छा, जी। मेरी जब बात हो रही थी तोमर जी से, जो कि पिटिशनर्स के वकील हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही और वो रोचक बात आपकी बात से काफी मेल खाती है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, सरकार का जो स्टैंड होगा वो बड़ा न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और हानि को दृष्टि में रखते हुए इस मसले में कोई बात कहेगी। और यहाँ पर एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, वो कहाँ जाए? तो बेहतर उनके लिए यही होगा, और यह वो अनुमान कर रहे थे कि सरकार न्यूट्रल बात करेगी या चुपचाप रह के देखने की कोशिश करेगी कि ये मामला कहाँ जा रहा है। और वही बात भास्कर आप भी कह रहे हैं। लेकिन ये क्या इस मसले को प्रभावित नहीं करेगा अगर ऐसा होता है तो? एक्चुअली क्या है ना कहीं एक हठधर्मिता जो होती है वो बहुत बड़ा नुकसान करती है किसी भी
मुद्दे पर। और वो हठधर्मिता यही थी कि हम लोग जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो हमारा लोगों का कंसर्न ये था कि एटलीस्ट जो अगर सरकार को करना है तो दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके जो हैं उनको आपस में बिठा करके कोई मीडिएटर करके और कोई बीच का रास्ता अगर दोनों पक्षों की सहमति से हो सकता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें संबंधित की तरफ से एक हठधर्मिता दिखाई गई कि भाई ये तो ऐसे हैं कि इनको 50 जगह आरक्षण चाहिए, ये तो ऐसे हैं जिनको रिलैक्सेशन भी चाहिए। उस वजह से इस तरीके का डिसीजन आया और यही हठधर्मिता कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा रही है। और मीडिएटर के तौर पर लोगों को आमने-सामने बिठा करके उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा, तो संभावना है कि वहाँ से भी इस तरीके का ही कोई ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन हम लोगों का पूरा कंसर्न ये है कि अगर हम लोगों को अकोमोडेट किया जाता है, हम लोगों को कंसीडर कर लिया जाता है, तो शायद सारी चीज़ें स्वतः खत्म हो जाएँगी और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। फिर चाहे वो अनारक्षित वर्ग का ओके। अभ्यर्थी रहा हो, चाहे आरक्षित वर्ग का रहा हो। एक बात भास्कर अभी आपने कही भी और ये अलग-अलग चर्चाओं में मेरे सामने आई है। कई लोग टिप्पणियों में लिखते भी हैं जब मैं इस पर कोई बात करता हूं तो। और वो ये है कि आप लोगों ने अलग-अलग स्टेजेस पे रिजर्वेशन के लाभ लिए हैं और जी, जी। इस वजह से आपका ये दावा कि अब हमको आरक्षण नहीं मिला इतने प्रतिशत गलत जी, है। ये बात अलग-अलग जगहों पे मैंने पढ़ी है, लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं। आप जो याचिकाकर्ताओं के वकील तोमर साहब थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि जी, जी। आरक्षण माँगना वैसा ही है। भास्कर बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा जी, रोचक जी। उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में आरक्षण माँगना या आरक्षण ना मिलने की बात करना वैसा ही है, जैसे चलती ट्रेन में बीच सफर में कोई यात्री कहे कि मेरी बोगी बदल दीजिए। मैं इस बोगी में नहीं उस बोगी में बैठूँ। ये कहाँ तक जायज़ है? जब आपने ठीक है। कोई बोगी चुन ली है, तो फिर आप उस बोगी में बैठिए। ये कहा गया पिटिशनर्स की तरफ से, यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से। योर टेक। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर मैं यही मैं बहुत अच्छा और बढ़िया प्रश्न है आपका, मैं इसका उत्तर देता हूँ और उम्मीद है कि हमारी बात और उनकी बात दोनों को समझने के बाद आप ये समझ जाएँगे कि वास्तव में सच क्या है और किसी भी भ्रम में नहीं रहना है किसी को भी। मैं भर्ती से शुरू करूँगा, ट्रेन के डिब्बे में बाद में आऊँगा। जब जी, भी जो रिज़र्वेशन की अवधारणा है तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड है। पहली चीज़ तो रिज़र्वेशन है, दूसरी चीज़ रिलैक्सेशन है। रिज़र्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और रिलैक्सेशन अथॉरिटी के रहमो-करम पर है। अथॉरिटी चाहे तो रिलैक्सेशन दे, चाहे तो ना दे। हुँ, रिज़र्वेशन आपको 100% देना ही देना है। 27% ओबीसी को, एससी को 21% और एसटी को 2% करना है। इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जो कहा जाता है कि जो 21% है और 27% है, इन्हीं कैंडिडेट में ये कोई स्लॉट है, इन्हीं के अंदर ओबीसी का चयन होना चाहिए और इसी के अंदर एससी का होना चाहिए और एसटी का होना चाहिए, बाकी उनके लिए कुछ नहीं है। तो जो आपने कहा कि हमने टिकट किसी एसी का लिया और हम फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के बजाय किसी पर्टिकुलर जिसका टिकट लिया उसी में बैठेंगे और किसी कहीं पर नहीं जाएँगे। तो उसका सिंपल सा एक इस तरीके का डिस्प्यूट इससे पूर्व में भी हुआ था कि जो अभ्यर्थी ओबीसी के कोटे से फॉर्म भरेंगे वो पर्टिकुलर ओबीसी में ही जाएँगे या एससी से फॉर्म भरेंगे तो एससी के लिए जाएँगे। इसको लेकर के पूरा डिटेल्ड बहस हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ये 50% का स्लॉट है जिसको सामान्य तौर पर हम जनरल कोटा कहते हैं या अनारक्षित कोटा कहते हैं। जनरल कोटा जैसा कुछ नहीं होता, उसमें बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर है कि जो 50% है दैट इज़ नॉट अ स्लॉट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। वो जो 50% है वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। उसका केवल एकमात्र पैमाना मेरिटोरियस कैंडिडेट के लिए रहेंगे और जो भी वो कैंडिडेट मेरिटोरियस होगा, अनारक्षित के बराबर होगा, उस कैंडिडेट को उस 50% जो अनरिजर्व है उसमें उसको जगह मिलेगी। भले ही वो फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो,
उसको स्लॉट में नहीं डिवाइड किया जा सकता है। वो 50% ओपन कैटेगरी है। उस ओपन कैटेगरी में जबरदस्त तरीके से फाइट होगी और जो उस लायक होगा कि ओपन कैटेगरी में कम्पीट करेगा, वो उसमें जाएगा। वो कोई स्लॉट नहीं है कि पर्टिकुलर वो किसी जनरल अभ्यर्थी के लिए है या हमारे लिए है, ऐसा कतई नहीं। वो ओपन कैटेगरी है, उसमें हर व्यक्ति जो है कम्पीट करेगा और जो भी उस लायक होगा वो उसमें चला जाएगा। उसके बाद फिर 27% और 21% कैंडिडेट जो रिजर्वेशन है वो पूरा किया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी अनरिजर्व में कम्पीट करके अनरिजर्व में अपना स्थान बना रहा है, उसको आप किसी भी दशा में उसकी कैटेगरी में जो 27 और 21% है उसमें शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व वाले कैंडिडेट को 27 और 21% के रिजर्वेशन में शिफ्ट कर दोगे, तो जो रिजर्वेशन का लाभ निश्चित मेरिट वाले को मिलना चाहिए, वो कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। तो रिजर्वेशन का काम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो रिजर्वेशन की जो मूल अवधारणा है, उस अवधारणा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब तक जब तक अनरिजर्व के बराबर मेरिट वाले को अनरिजर्व सीट पर नहीं शिफ्ट किया जाएगा। भास्कर, इसमें तर्क ये है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब ओपन, जिसमें कोई भी मेरिटोरियस व्यक्ति ओपन फाइट में जगह बना सकता है और वो किसी भी समुदाय या सेक्शन का हो सकता है। कोई सवाल नहीं है इस पर। इसके बाद 27% और 21% की बात आती है रिजर्व कैटेगरी की। कहा यह गया है कि वह ओपन रहा कहां, जब आपने एक बार किसी किस्म का लाभ ले लिया किसी भी स्टेज पर, तो आप फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के ही दावेदार रह पाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। यह तर्क दिया जा रहा है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जो स्टेजेस की बात आप कर रहे हैं, वो आप यूपीएससी का नियम बता रहे हैं। यूपीएससी का नियम यह है कि उसमें तो सामान्य तौर पर दो परीक्षाएं होंगी। पहले तो प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, देयर आफ्टर इंटरव्यू होगा। तो ये तो ओके। बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट गलत जगह पर कर रहे हैं। जब आप पीसीएस का एग्जाम आता है या आईएएस का आता है, तो उसमें आप देखिए सामान्य तौर पर सब में प्री और मेंस दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि अगर आप रिजर्वेशन लेकर के प्री क्वालिफाई कर लोगे, तो मेंस में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्री में अनारक्षित के बराबर क्वालिफाई करके तब आप मेंस में जा रहे हो, तो आपको मेंस में उसका लाभ मिलेगा। और अगर मेंस में भी आप अनारक्षित में जा रहे हो, तब आपको इंटरव्यू में उसका लाभ मिलेगा और फिर ओवरऑल मेरिट बनेगी। उसके बाद जो है भैया, उसके बाद जो है तब जाकर के आपको पूरा रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन जो ये आपका रिक्रूटमेंट है 69,000 में, इसमें कोई प्री और मेंस जैसी कोई स्टेज नहीं है। तो स्टेज अगर नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने किसी स्टेज पर रिजर्वेशन ले लिया? नहीं, ओके। कहीं पर कोई स्टेज ही नहीं है। जब तक आप टीईटी, एटीआरई को क्वालिफाई नहीं कर लोगे, आप जब तक उनके पास आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं आ जाएगा, आपको लेटर नहीं आ जाएगा कि हाँ आप भाई हम इस लायक हो गए कि किसी रिक्रूटमेंट में फॉर्म भर सके, तब तक आप किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन कुछ लिए नहीं। ये सारी चीजें तो रिक्रूटमेंट के तहत आती हैं और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन या जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो जब आप एटीआरई और टीटी क्वालिफाई कर लोगे, तब अगर सरकार की इच्छा होगी तो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालेगी, अदरवाइज नहीं निकालेगी। जैसा कि इसमें निकाला उन्होंने उसके बाद में, जब हमने आप एटीआरई ये कह रहे क्वालिफाई हैं कर लिया। भास्कर, आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात और सिंप्लीफाई कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये तर्क दे कि ये भर्ती कई स्टेजेस में हुई है, तो गलत बात है, इसका सिर्फ एक बिल्कुल ही सही। एग्जाम हुआ था। करेक्ट। दूसरी बात ये कि अगर कोई क्वालिफाइंग एग्जाम में किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन लेकर इस योग्य हुआ है कि वो इस भर्ती के लिए अप्लाई करे, तो उसको किसी स्टेज में लिया हुआ लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक करेक्ट। सेपरेट बात थी, एक अलग से की गई बिल्कुल। बात थी। जी जी। ठीक है, ये बात आपने स्पष्ट की, धन्यवाद। अब बात करें एक और महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है कि ये तर्क कई जगहों से आया है, इसलिए भी आपके सामने रखना जरूरी है फेयर बातचीत में। कहा यह जा रहा है कि इस पूरी भर्ती में 69,000 में 70% या उसके आसपास की जो संख्या है, वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स की है। कहा यह जा रहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी तो 30% या उससे भी कम चयनित हुए हैं टोटल कुल भर्ती में। यह बार बार मेरे सामने बात आई, अलग अलग फोरम्स पे लोगों ने लिखा, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं।
इसमें 2 उत्तर मैं आपको दूँगा। पहला तो उत्तर ये है कि अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात के बजाय कितने कैंडिडेट पास हुए हैं ओबीसी के और एससी के, उस हिसाब से जो चयन होने का आंकड़ा है, वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा बहुत कम है। उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मान लिया 100 अभ्यर्थी जनरल के हैं, वो 100 अभ्यर्थी जनरल के पास हुए और उसमें से अगर 90% का सिलेक्शन हो गया, तो उनका तो रिप्रेजेंटेशन 90% हो गया। ओबीसी के 200 अभ्यर्थी पास आउट हुए एटीआरई और उनका जो सिलेक्शन हुआ वो 90 का ही हुआ। तो यहाँ पर पास होने के बाद जो नौकरी कर पाने वाले कैंडिडेट हैं, उनका तो परसेंटेज बहुत कम हो गया। तो ओवरऑल अगर आप दोनों का मिला करके देखेंगे तो जनरल के अभ्यर्थी जितने पास हुए हैं, उनका परसेंटेज जो है नौकरी करने का वो बहुत हाई है। और ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट हैं, उनका नौकरी करने का परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि उनके ओबीसी एससी के बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए थे। एग्जैक्ट डेटा भी मैं आपको थोड़ी देर में भेज भी दूंगा कि कितने परसेंट हुए हैं। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि कितने कैंडिडेट पास नौकरी करें, 70% कर रहे हैं या 80% है, वो मैटर ही नहीं है। जो 27, 21 और 2% का आंकड़ा है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो 50% तो आपका निकल गया। इसके बाद जो 50% अनरिजर्व बचा है, तो अनरिजर्व तो सबके लिए खुला है ना, आपके लिए भी तो खुला था, आपको किसने रोका था? आप कंप्लीट करके आप सारी सीटें 50% आप ले जाते, हमने कहा आपको रोक रखा था? हम तो 50% में केवल 27 और 21 मांग रहे हैं। उसके बाद तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से है कि मैं अनरिजर्व में कितना ले पाता हूँ, कितना मैं उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाता हूँ। आप अगर रिप्रेजेंटेशन देते तो आप 50% पूरा ले जाइए, हम कहाँ रोके हैं? हम तो किसी स्टेज पर रोके भी नहीं है। 50% ओपन है, तो अगर आप हमसे ज्यादा कैपेबल है, हमसे ज्यादा अच्छी कैपेसिटी है, तो आप 50% पूरा ले जाइए, उसमें हम कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन अब हमने कंप्लीट कर दिया 50% में, वो ओपन करेगी सीटें अगर हमने एकोमोडेट कर ली, तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? हमारा तो, या हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं उसमें कोई गलत तरीके से घुस रहा हूँ। तो जो हुँ। ये 70%, 80% ये कोई तर्क नहीं है, इसको आप तर्क नहीं कह सकते हैं। जब वो तो सभी के लिए खुली थी, हमारे लिए भी खुली थी, आपके लिए भी खुली थी। ये हमने मेहनत की, वो हम उस पर हम ज्यादा पहुंच गए, तो हमारा अपराध थोड़ी ना, हमारी गलती थोड़ी ना है। हमारा तो कंसर्न भी यही है कि अगर हम रिजर्व में पहुंच गए, उसके बाद हमको 27% चाहिए। तो अगर आप कैपेसिटी है, आप अच्छे से किए, तो आप उसमें चले जाते, हम खुद ही एक्सक्लूड होकर के कैटेगरी में घुस जाते। हुँ। और इस चीज को बहुत आसानी से सौरभ यादव जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सिंप्लीफाई करके अपना फाइंडिंग दे दी है कि जो 50% में कोई स्लॉट है नहीं, वो ओपन कंपटीशन में सब हर व्यक्ति जा सकता। उसमें तो यहाँ तक संभव कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर वो बहुत बुद्धिमान निकले, तो 50% एकोमोडेट कर सकते हैं। एससी के बहुत कंपटीट के, वो एससी का 50% वो पूरा का पूरा एकोमोडेट कर सकता है। इसी तरीके से जनरल के कैंडिडेट है, वो भी 50% पूरा एकोमोडेट कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब उसमें जो कैंडिडेट एकोमोडेट किए, उसमें ये कहना पूरी तरीके से निराधार है कि 70% है, 80% है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ना कोई तर्क हुआ। ऑलराइट। भास्कर, अब जो है ये समझना ज़रूरी है कि ये केस जिस बिंदु पर आकर खड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में, इस सुनवाई के बाद, आपने सारा माहौल देखा है, सुना है, सबका एटीट्यूड आपने देखा है, चाहे वो वकील साहिबान हो या जज साहिबान हो। आपका अनुमान क्या है, ये कब तक डिसाइड हो सकता है? 16 दिसंबर को 12 बजे से कोर्ट ने फिर से सुनवाई के लिए कहा है। और जो अभी हम लोगों की सुनवाई नवंबर में हुई है 18 तारीख को, उसमें जो कोर्ट है उसका रुख एकदम क्लियर है। उनको इस मैटर को डिसाइड करना ही करना है, इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो मैटर है वो पार्ट हर्ड हो चुका है, यानी आंशिक रूप से सुना जा चुका है। अब कोई ऐसा भी नहीं कि हम इस मैटर को रिलीज कर दें किसी दूसरी बेंच के लिए। तो अब चूंकि आधा वो सुन चुके हैं, तो बहुत संभावना ये रहती है कि जब जैसे हम लोग आप ही होते, तो अगर किसी मैटर को आप आधे घंटे सुन लिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब ये मैटर मेरी समझ में आ गया क्या है, तो अब इसको हमको डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने इस मैटर को पार्ट हट करके 12 बजे के लिए लगा दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि हुजूर इसको 2 ही बजे से लगा दी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, अब 12 बजे आइए, ताकि इधर 2 घंटे मिलेंगे और आफ्टर लंच भी मिलेगा, तो मैं उस दिन इसको डिसाइड कर दूंगा। और 99% मैं बता रहा हूँ कि या तो ये 16 को डिसाइड हो जाएगा, और बहुत हुआ तो देर आफ्टर नेक्स्ट डे ही लग जाएगा, या द डे आफ्टर टुमारो लग जाएगा, उसके बाद इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो उस दिन डिसाइड हो जाएगा मैटर, अब बढ़ेगा नहीं, भास्कर, ये तो एक बड़ी क्लियर हो कमाल की बात मैं बताऊं, और ये आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है।
कि आपके पक्ष के वकील और आपके विरोध के वकील भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। उन जी, दोनों जी। का भी यही मानना है कि बहुत जल्दी डिसीजन ये आ जाना चाहिए और 2 और हद से हद 3 हियरिंग्स से ज़्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए ऑर्डर आने में। जी, जी, जी। तो ये अच्छी बात, दैट्स अ गुड थिंग। जी, जी। न्याय त्वरित हो तो ही उसका अर्थ होता है, तो ही उसका मतलब होता है। न्याय अगर डिलेड हो जाए तो फिर वो डिलेड जस्टिस इज़ जस्टिस डिनाइड कहते हैं जी, जी, अंग्रेजी में। बिल्कुल। खैर एक आखिरी बात और वो ये कि अ, मान लीजिए ऐसी नौबत आती है भास्कर कि जी, जी। याची लाभ की बात आए वहां पर कोर्ट में, पिटिशनर जी, अकोमोडेशन जिसको कहते हैं। जी, जी। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है जहां पर ये केस खड़ा है, या आपको ये लगता है कि पूरी की पूरी ये प्रक्रिया ही सुप्रीम कोर्ट देखने के बाद सारे फैक्ट्स को रद्द कर सकता है कि ये पूरी भर्ती ही गलत है, खारिज करो इसको, नए सिरे से करो? देखिए, जो आप बहुत ये कोई कोर्ट के नज़र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिनकी कोर्ट में ये मैटर है, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा एक अकॉर्डिंग विद लॉ एक डिसीजन दे दिया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी टीचर ऐसा काम करता हुआ नहीं रहेगा जो टीईटी क्वालीफाई ना हो। उससे पूरे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं, वो सब जो है इस समय टीईटी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर इस मुकदमे में हठधर्मिता दिखाई गई और ये बताया गया कि नहीं-नहीं इन्होंने रिलैक्सेशन लिया, रिजर्वेशन लिया और हमको गलत बताया गया, या पूरी तरीके से ऐसा प्रयास किया गया कि हाँ, वो सही हैं, हम लोग गलत हैं, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी इसी डिसीजन की तरीके से होगा। फिर तो जिस कोर्ट में अपना केस है, वो कहीं से भी झिझकते नहीं हैं किसी ऑर्डर को करने में। वो जैसे टीईटी में पूरे हिंदुस्तान के जो टीचर्स हैं, उनको टीईटी की तैयारी करने में लगा दिया, यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ परिणाम निकल सकता है, क्योंकि फिर वो अकॉर्डेंस विद लॉ, रूल के हिसाब से ही ऑर्डर कर देंगे, और ये इसलिए सबके हित में नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग बाहर होंगे, बहुत सारे लोग पूरा तरीके से चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जिसको संभालना किसी के भी बस की नहीं बात होगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप अगर 19-20 हजार सीटों का नुकसान हुआ है, तो कोई बड़ी और इस चीज को और भी हमको डिनाई इसलिए नहीं किया जा सकता है। उसके मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि इसको कोर्ट में जो राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, उन्होंने एडमिटेड फैक्ट में कहा है कि हाँ, वास्तव में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, और जिन अभ्यर्थियों को अनरिजर्व में जाना चाहिए उनको नहीं ले जाया गया। ये चीज एडमिट है, जजमेंट में कोटेड है। तो इसको जब स्टेट ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, तब आप हमको डिनाई कैसे कर सकते हो? उसका रास्ता ये कि या तो आप फिर पूरा तरीके से रूल्स पर हिलाए, जो इन हो, जो आउट हो। एक तो तरीका ये है जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान है, और या तो फिर ठीक है, जो लोग कोर्ट में अभी तक की लड़ाई लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट कर लिया जाए। और ये भी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि कोई जो न्याय मांगने जाएगा, उसको ही न्याय मिलना चाहिए। किसी ऐसे घर बैठे व्यक्ति को न्याय मिलने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर हुँ, इतना समय हो गया है और गलत के खिलाफ हम खड़े हैं, तो हमारा दावा पहले मजबूत होगा कि हमें पहले कंसिडर किया जाए। बाकी जो घर बैठ करके इंतजार कर रहा है कि कोई दूसरी लड़ाई लड़े और हमारा हो जाए, तो वो चीज संभव ही नहीं। और ये चीज कोर्ट भी देखती है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के सामने आते हैं, कोर्ट उन्हीं के साथ न्याय करने की सोचते हैं कि भाई जो हमारे सामने हमसे मांगने हैं उसको हम दे दें, बाकी जो घर बैठे उसको घर बैठे, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये आपके वकील ने कहा भी, उन्होंने इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन किया जो अभी आप कह रहे थे कि सोए हुए आदमी को अचानक उठ के न्याय माँगने का अधिकार नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो वही बात जो अभी आप कह रहे थे कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कोर्ट के सामने, अदालत के सामने गए, जिन्होंने संघर्ष किया न्याय प्राप्त करने के लिए, अंततः न्याय पर अधिकार भी उन्हीं का होता है। जी, बहरहाल अब तो देखते हैं, बड़ी रोचक स्थिति में है भास्कर मामला, और मेरी समझ शुभकामनाएं जी, हैं आप सबके साथ। आपने लंबी लड़ाई लड़ी है और मैं हमेशा की तरह इसको फॉलो करूंगा आगे भी। और इसकी जो थ्रेडबेयर डिटेल्स है, मेरी कोशिश रहती है भास्कर, अपने सभी ऑडियंस को भी बता दूं कि मैं फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग ही करूं, वही बात जी, कहूं जो तथ्यात्मक रूप से सही हो, ताकि मेरी और जी, आपकी जो बातचीत हो रही है, ये आज से जी, वर्षों बाद भी अगर कोई निकाल कर देखना चाहे तो उसे पता जी, चले कि तथ्य यही थे, इसमें कोई बात जी, जी। बना के नहीं कही।
थैंक अब यू सो हम मच लोग बॉस, अपनी तरफ थैंक यू से सो अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो जो न्याय के मंदिर में देवता बैठे हैं, फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहेंगे। लेकिन अब चूँकि हम लोग अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं, जो अपनी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। बाकी अंतिम तो जो कुछ है, वही सर्वोच्च न्यायालय से ही होना है। धन्यवाद। चलिए इंतज़ार करते हैं भास्कर, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच आज के थैंक लिए यू। कनेक्ट होने के लिए।